शाक्य मुनि और तथागत के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि बुद्ध के पूर्वज थे काश्यप और इनके उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर होंगे मैत्रेय, जिन्हें फ्यूचर बुद्ध भी कहते हैं। आइए बुद्ध के बारे में और डिटेल से जानते हैं। इनके पिता का नाम सुदोधन और माँ का नाम महामाया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और बेटे का नाम राहुल बताया जाता है। जन्म के समय इनकी माँ की डेथ हो गई थी। इस वजह से इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इन्होंने ही बुद्ध को गौतम नाम दिया। प्रजापति गौतमी आगे जाके बुद्धिस्ट संघ में आने वाली पहली महिला बनी। ऐसा बोलते हैं कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले एक एस्ट्रोलॉजर ने यह भविष्यवाणी की थी कि बुद्ध एक बहुत ही ज्यादा बड़े धार्मिक पर्सन बनेंगे, पर इनके पिता को ये बात पसंद नहीं थी। इनके पिता जो उस समय शाक्य वंश के राजा थे, वो चाहते थे कि गौतम आगे जाके गद्दी संभाले, राजा बने। इसलिए उन्होंने गौतम को 4 दीवारी में कैद कर दिया। महल के अंदर ही बुद्ध को हर प्रकार की सुख सुविधाएं हासिल थी। लेकिन देखो, इनके पिता यानी राजा गौतम बुद्ध को ज्यादा समय तक रोक नहीं पाए। 29 साल की उम्र में जब वो पहली बार एक बूढ़े आदमी को, बीमार पर्सन को, मृत शरीर को और एक साधु को देखते हैं तो उनका मन दुख से भर जाता है। ये पीड़ा उनके मन का एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। 29 साल की उम्र में बुद्ध अपना गृहस्थ जीवन छोड़ छाड़ कर शांति यानी पीस की खोज में निकल गए। और जिस घोड़े के साथ बुद्ध निकले उसका नाम था कंथक। इस इवेंट को बोला गया महाविनीस कर्मन, या फिर इंग्लिश में कहें द ग्रेट डिपार्चर। इसके 6 साल बाद यानी 35 साल की उम्र में बोध गया के फाल्गुनी नदी के किनारे बुद्ध को मिला एनलाइटमेंट, और इसे बोलते हैं निर्वाण। और निर्वाण हासिल करने के बाद उन्होंने सरमन्स देने स्टार्ट किए। बुद्ध का पहला सरमन उत्तर प्रदेश के सारनाथ में हुआ और इस इवेंट को बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन, इंग्लिश में कहें टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ। 80 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में साल के पेड़ के नीचे बुद्ध की मृत्यु हो गई और इस इवेंट को बोला गया महापरिनिर्वाण। बुद्ध के लाइफ के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जैसे जन्म, निर्वाण हासिल करना, मृत्यु, इन सब को सिंबल्स की सहायता से दिखाया गया है। जैसे कि बुद्ध के जन्म को दर्शाया गया है कमल यानी लोटस के फूल से। बुद्ध का घर से निकलना यानी कि महाभिनिस कर्मन, इसे दर्शाया गया है हॉर्स से यानी घोड़े से। निर्वाण प्राप्ति को दर्शाया गया है बोधि ट्री से। फर्स्ट सरमन जब बुद्ध देते हैं इसको दिखाया गया है व्हील से, जिसे बोलते हैं धर्म चक्र। यही सिंबल हमें लायन कैपिटल ऑफ अशोका में दिखता है, जिसे सम्राट अशोक ने स्थापित किया था बौद्ध धर्म के स्प्रेड के लिए। ये धर्म चक्र आज हमारे राष्ट्रीय ध्वज का हिस्सा भी है। आखिर में इनकी मृत्यु यानी परिनिर्वाण को दर्शाया गया है स्तूप से। इसके बाद आइए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बुद्ध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं जिसपे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। बुद्ध के पहले टीचर का नाम अलार कलाम था। ये एक ऐसे शाक्य फिलोसफर थे जिन्होंने बुद्ध को मेडिटेशन के तौर तरीके सिखाए। इनके दूसरे टीचर का नाम उद्दक रामपुत्र था। बुद्ध के कुछ करीबी शिष्य थे आनंद, सरिपुत्र, मोगलन, काश्यप, उपाली। यहाँ पे देखो 2 तरह के शिष्य थे। पहली तरह के भिक्षु यानी मोंक्स, यानी वो जिन्होंने घरेलू जीवन छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। और दूसरे तरह के शिष्य उपासक या फिर उपासिका, ये वो वर्शिपर्स थे जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे लेकिन अपना घर बार इन्होंने नहीं छोड़ा था, यानी भिक्षु नहीं थे। बुद्धिज्म रिलीजन के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और तीसरे नंबर पे संघ। बुद्ध वो है जो प्रबुद्ध है यानी इनलाइटेंड है। धम्म यानी बुद्ध के बताए गए सिद्धांत, उसूल, नियम जो बोधि भिक्षु को फॉलो करने होते हैं। तीसरे नंबर पे संघ यानी भिक्षु का बनाया हुआ ग्रुप जो बुद्ध की टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाता था। अगर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स जिन्होंने बुद्धिज्म अपनाया तो पहले हैं कोशाला के किंग प्रसन्नजीत, हरण्यक डायनेस्टी के पावरफुल किंग जैसे बिंबिसार और अजातशत्रु। ये किंग्स भगवान बुद्ध के कंटेम्परेरी भी थे। बुद्धिज्म को अपनाने वाले 3 अहम राज्य थे, शिशुगुना डायनेस्टी के कालाशोक, मौर्यंस डायनेस्टी के सम्राट अशोक और लास्ट में कुषाण डायनेस्टी के कनिष्क। अपने जीवन काल में बुद्ध को 2 बड़े किंगडम्स में जाना होता था दर्शन देने, कोशाला और मगध। कुछ और जगह जहां बुद्ध जाते हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं: कपिलवस्तु, वैशाली, गया, बोध गया, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, नालंदा, मथुरा, वाराणसी, साकेत। बुद्ध की बुनियादी सिद्धांत 4 बातों पर निर्भर थे जिसे बोला गया 4 नोबल ट्रूथ्स। पहला नोबल ट्रूथ है ट्रूथ ऑफ सफरिंग, यानी ये सच है कि दुख है। दूसरा नोबल ट्रूथ है द ट्रूथ ऑफ ओरिजिन ऑफ सफरिंग, जो ये बताता है कि ये दुख आता है हमारी इच्छाओं से, हमारी लालसा से, और ये लालसा ही हमें जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसा के रखती है। इसके बाद तीसरा नोबल ट्रूथ है द ट्रूथ ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग, यानी इस दुख का अंत होगा जब हम अपनी इच्छाओं को मार देंगे। लास्ट नोबल ट्रूथ है ट्रूथ ऑफ पार्ट टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग, यानी कि आखिरी सिद्धांत हमें रास्ता देता है 8 फोल्ड पाथ्स का, मतलब 8 ऐसे रास्ते जो हमें इस संसार के दुख से मुक्ति दिलाएंगे। कौन सा है ये 8 फोल्ड पाथ? देखो ये 8 रास्ते कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले है राइट थॉट, यानी सही और अच्छा सोचो। इसके बाद दूसरा राइट स्पीच, यानी सही और अच्छा बोलो। तीसरे नंबर पे राइट एक्शन, यानी सही और अच्छा करो। चौथे नंबर पे राइट लाइवलीहुड, यानी ऐसे काम करो
दूसरों का भी भला हो। नेक्स्ट, राइट एफर्ट यानी ईमानदारी से काम करो। नेक्स्ट, राइट माइंडफुलनेस यानी दिमाग को शांत और स्थिर रखो। नेक्स्ट, राइट मेडिटेशन यानी शांति से ध्यान करो। और सबसे लास्ट में राइट अंडरस्टैंडिंग। तो ये 8 पाथ हमने डिस्कस किए। ये जो 8 फोल्ड पाथ है ना, इसको मिडिल पाथ यानी मध्यम मार्ग भी बोला गया है। देखो, इस 8 फोल्ड पाथ को देने का बुद्ध का उद्देश्य ये था, लोगों को ना सामाजिक अंधविश्वास से दूर रखना और बताना कि आप खुद में ही शांति, शक्ति और सुख ढूंढो। और देखो, बुद्ध की टीचिंग्स ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, इसके लिए उन्होंने आम लोगों की भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने उपदेश आम लोगों की भाषा में दिए, जो कि थी पाली लैंग्वेज उस समय कॉमन मैन की भाषा थी। नेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे कि विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक भी पाली लैंग्वेज में ही लिखे गए थे। अभिधम्म पिटक 5 बुक्स का कंपाइलेशन है, जैसे कि दिग् निकाय, माजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और सबसे लास्ट में खुद्दक निकाय। इसके अलावा दीपवंश और महावंश भी पाली लैंग्वेज में ही लिखे गए बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। इसके बाद अब हम जानते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में। देखो, महात्मा बुद्ध की डेथ के बाद बुद्धिज्म से संबंधित मामलों पर डिस्कशन करने के लिए बुद्धिस्ट मॉन्क्स और स्कॉलर्स समय समय पर इकट्ठा हुए, गैदर हुए और इन्हीं गैदरिंग्स को बोला गया बुद्धिस्ट काउंसिल्स। टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स ऑर्गेनाइज हुई। एक एक करके सबकी बात करते हैं। पहले आप ये स्क्रीन पे चार्ट देखिए। जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज हुई 486 BC में राजगृह, बिहार में। इस बुद्धिस्ट काउंसिल के संरक्षक थे हर्यंक डायनेस्टी के राजा अजातशत्रु और इसके अध्यक्ष थे महाकाश्यप उपाली। इस काउंसिल के नतीजे में निकले 2 इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट, विनय पिटक और सूत पिटक। विनय पिटक जिसे लिखा है उपाली ने और उसमें लिखा है बुद्धिस्ट संघ के नियम। आसान भाषा में आपको बताऊं, संघ में रहते हुए बुद्धिस्ट मॉन्क्स को कैसे बिहेव करना है। जैसे गुस्सा आ गया तो उसके खिलाफ पेनल्टी क्या लगेगी, पैसा रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, कब खाना है, क्या अवॉइड करना है। तो ये सारी चीजें, ये सारे नियम बताए गए थे विनय पिटक में। इसके बाद दूसरी तरफ सूत पिटक, जिसके लेखक आनंद है, ये हमें बताता है बुद्धिस्ट टीचिंग्स के बारे में। सूत पिटक डिवाइडेड है 5 निकाय में यानी कलेक्शंस में। जैसे देखो, सबसे पहले दिग् निकाय, दूसरे नंबर पे मध्यम निकाय, तीसरे नंबर पे संयुक्त निकाय, चौथे नंबर पे अंगुत्तर निकाय और सबसे लास्ट में खुद्दक निकाय। इसके बाद हम बात करें सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की, तो ये आयोजित हुई थी 383 BC में। शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक इस बुद्धिस्ट काउंसिल के संरक्षक थे। वैशाली में ये बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित हुई थी और इसके अध्यक्ष थे सर्वाकामिनी या सभाकर्णी। और इस काउंसिल में बुद्धिस्ट संघ डिवाइड हुआ स्थावीर निकाय और महासंघिका में। स्थावीर मतलब ऐसे फॉलोअर्स जो देखो कठिन से कठिन बुद्धिस्ट नियमों को मानने के लिए तैयार थे, लेकिन दूसरी तरफ महासंघिका के फॉलोअर्स थोड़े आसान रास्ते ढूंढ रहे थे, जैसे कि देखो दोनों टाइम भोजन करना या फिर दान दक्षिणा में सोना चांदी लेना। तो डिफरेंसेस आ गए, मतलब बुद्धिस्ट संघ डिवाइड हो गया 2 बुद्धिस्ट स्कूल्स में, एक तरफ स्थावीर निकाय और दूसरी तरफ महासंघिका। इसके बाद बात करें थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की। ये आयोजित हुई 250 BC मौर्य डायनेस्टी के कैपिटल पाटलिपुत्र में। इसके संरक्षक थे सम्राट अशोक और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीसा। इस काउंसिल में हमें मिला मोगलीपुत्र तीसा द्वारा लिखा गया अभिधम्म पिटक, और ये पिटक हमें बताता है बुद्धिस्ट फिलोसफीज के बारे में। सम्राट अशोक हिमयान सेक्ट के फॉलोअर थे। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक, इन तीनों को एक साथ बोलते हैं त्रिपिटक, और तीनों पिटक पाली लैंग्वेज में लिखी गई हैं, जो उस समय कॉमन मैन की लैंग्वेज थी, यानी आम लोगों की भाषा थी। इसके बाद अगर हम बात करें लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की, ये आयोजित हुई 72 AD में कश्मीर में। इसके संरक्षक थे कुषाण डायनेस्टी के किंग कनिष्क, और ये वसुमित्र की अध्यक्षता में कंडक्ट हुई थी। अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी है, वो भी इस 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में उपस्थित थे। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म डिवाइड हुआ हीनयान और महायान सेक्ट्स में। हीनयान को बोलते थे लेसर विकल और महायान को बोला गया ग्रेटर विकल। जो हीनयान के फॉलोअर्स थे ना, वो बिलीव करते थे बुद्धिस्ट के मूल टीचिंग्स में, यानी मूल जो प्रिंसिपल्स दिए गए ना महात्मा बुद्ध के द्वारा, उनमें विश्वास किया जाता था हीनयान के फॉलोअर्स के द्वारा। वहीं महायान के हिसाब से महात्मा बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स अब गायब हो चुकी है, उसके बारे में किसी को पता नहीं है। हीनयान सेक्ट मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करता था, वहीं महायान सेक्ट महात्मा बुद्ध को भगवान मानते थे और उन्हीं की मूर्ति की पूजा भी उन्होंने करनी स्टार्ट कर दी। जो हीनयान सेक्ट के फॉलोअर्स थे ना, उनको ये लगता था निर्वाण का रास्ता जो है वो अकेले ही तय करना पड़ता है, आपकी कोई नैया पार नहीं करवा सकता। मतलब इनका फोकस इंडिविजुअलिज्म पे ज्यादा था। वहीं देखो दूसरी तरफ महायान सेक्ट बोधिसत्व कंसेप्ट पे विश्वास करते थे, जिनके हिसाब से एक बोधिसत्व का काम दूसरे लोगों का निर्माण प्राप्त करने में उनकी मदद करना है, उनकी हेल्प करना है। दरअसल बोधिसत्व ऐसे इनलाइटेंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे जिन्होंने ठान लिया था, प्रण लिया था कि वो दूसरों की निर्वाण प्राप्त करने में मदद करेंगे, और जो बोधिसत्व ये कर ले जाते उन्हें बोलते सम्यकंस बुद्ध। नेक्स्ट पॉइंट, हीनयान सेक्ट वाले ना पाली भाषा का प्रयोग करते थे
थे, दूसरी तरफ महायान सेक्ट वाले संस्कृत भाषा का प्रयोग करने लगे। हिमयान और महायान आगे जाके दो अलग अलग सेक्ट में बट गया। हिमयान से निकला थेरवाद और महायान से निकला वज्रयान। थेरवाद बुद्धिस्ट फॉलोअर्स का ये मानना था कि निर्वाण प्राप्त करने के लिए ना मनुष्य को अपने जीवन से क्लेश का अंत करना होगा। आप पूछोगे सर क्लेश का क्या मतलब है? क्लेश को आसान शब्दों में बोला जाए तो ये वो नेगेटिव इमोशंस हैं जो मनुष्य को बांधे रखते हैं या बुरा बनाते हैं, जैसे कि क्रोध, ईर्ष्या, लोभ या लालच। थेरवाद फॉलोअर्स का ये मानना था कि ऐसे नेगेटिव इमोशंस से निकलने के लिए, निर्वाण प्राप्त करने के लिए महात्मा बुद्ध के बताए गए 8 फोल्ड पाथ पर चलना होगा। ऐसे ही कुछ सजेस्ट किया गया बुद्धिस्ट स्कॉलर बुद्धक घोष ने अपनी किताब विशुद्धि मग में। विशुद्धि मग एक पाली टेक्स्ट है और इसे अगर तोड़ा जाए, मतलब इस वर्ड को अगर हम ब्रेक करें विशुद्धि मग, तो हमें मिलेगा विष शुद्धि मग, यानी कि विष को शुद्धि करने का मार्ग या फिर द पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन। हिनयान की तरह थेरवाद फॉलोअर्स भी उपदेश देने के लिए पाली भाषा का ही प्रयोग करते थे। देखो ऐसा मानना है वज्रयान बुद्धिज्म हिंदू रिलीजन से प्रभावित है। ऐसा देखो इसलिए कहा गया क्योंकि वैदिक टाइम्स पे हो रहे रिचुअल्स जैसे तंत्र मंत्र अब बुद्धिज्म से संबंधित फिलोसफी में भी एंटर कर चुके थे। वज्रयान के फॉलोअर्स ये मानते थे कि तंत्र मंत्र एक आसान रास्ता है निर्वाण प्राप्त करने के लिए। मतलब वज्रयान बुद्धिज्म और शैविज्म दोनों से प्रभावित था। आज दुनिया के करीबन 5.7% बुद्धिस्ट फॉलोअर्स ऐसे हैं जो वज्रयान के फॉलोअर्स हैं और ये हमें मिलते हैं तिब्बत, भूटान, मंगोलिया, इन सभी जगहों पर। हिमयान सेक्ट के फॉलोअर्स आज के टाइम में नहीं मिलते और इन्हें रिप्लेस किया गया थेरवाद के फॉलोअर्स के द्वारा। आप इस मैप को देखिए, थेरवाद के फॉलोअर्स हमें मिलेंगे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस में। वहीं महायान सेक्ट के फॉलोअर्स मिलते हैं चाइना, साउथ कोरिया, जापान और तिब्बत में। लेकिन देखो सबसे बड़ी आयरनी ये है, इंडिया जहां बुद्धिज्म का जन्म हुआ वहां पर ही आज बुद्धिस्ट माइनॉरिटी में है। 2011 के सेंसस के अनुसार भारत में सिर्फ 0.7% पॉपुलेशन ही बुद्धिस्ट है। तो इस प्रकार से हमने बुद्धिज्म